आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। अभी अभी जो समाचार मिल रहे हैं ना, अब तो इजराइल है ना, शवों के का कब्रिस्तान बन चुका। ईरान के हमले हैं ना, और भी अभी जारी हैं, और कब तक जारी रहेंगे कहना मुश्किल। और अब तो ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन में है ना, युद्ध विराम की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि अब इजराइल थक चुका, उसके बाद में भंडार भी खत्म हो चुके हैं, शस्त्र नहीं है, और वो अब अंतिम सांसें गिन रहा है। इसी बीच एक बड़ा समाचार आया है कि ट्रंप ने है ना ईरान पर हमला करने का विचार ही त्याग दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करने का निर्णय 15 दिन बाद किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान है ना अंतिम सांसें गिरे, अब वो उसको है ना किसी भी तरीके से निपटना है। अच्छा ट्रंप ने है ना इजराइल को बहुत बढ़िया तरीके से निपटा दिया, अपने सारे कबाड़ भी बेच दिए, सब कुछ कर दिया, और अब इजराइल है ना अंतिम सांसें गिन रहा है। यानी इजराइल है ना गाजा से ज़्यादा विभत्स रूप में सामने नजर आ रहा। ठीक है, अब ये जो भी होता है, पर आखिरकार जो ट्रंप ने ये फैसला बदला क्यों, इसका भी एक प्रमुख कारण है कि उसको है ना ये डर सताने लगा कि ईरान है ना यदि अमेरिका पर भी हमला कर दिया तो बड़ी जो तकलीफ हो जाएगी, और वहीं अरब में है ना जो अमेरिका और नाटो के सैन्य बेस है ना उन पर हमला कर दिया तो 45,000 सैनिक तबाह हो जाएंगे। दूसरी तरफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया ईरान के पक्ष में खड़े हुए हैं, उन्होंने सारे उसको सुविधाएं दे रहे हैं, सारा साझा सामान दे रहे हैं। इससे भी ट्रंप की स्थिति खराब हुई। वे भी अब और फिर वहाँ हुआ ना पेंटागन में जो प्रस्ताव था ना वो लीक होने से भी ट्रंप की स्थिति और बिगड़ी। और अब तो दूर की बात नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी ट्रंप के विरोध में हो गए। ट्रंप को यानी अब ये समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करें, कि ईरान पर हमला करें कि नहीं करें। यदि हमला करने का निर्णय लेते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, और इसीलिए ट्रंप ने एक नई चाल चली कि अब है ना हम ईरान पर हमला अभी नहीं करेंगे, 15 दिन बाद इस पर निर्णय करेंगे। ठीक है, जो भी हुआ, अब तो यहाँ पर यूएनओ को है ना इस पर सक्रियता से आ जाना चाहिए। उसको इजराइल और ईरान को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि आप दोनों है ना ये युद्ध विराम कर दीजिए, अब आप कोई हमले नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं होगा। ये ठीक है, ये सारा हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी राजनीति हुई है। पाकिस्तान बहुत बड़ा उलझन में फंस गया था। मुनीर है ना जो अमेरिका में अतिथि बन के रहे, खूब मौज मस्ती छानी और सब कुछ किया, और वो अमेरिका को उन्होंने पाकिस्तान को बेच ही दिया और अब वापस लौटे। अब क्या कर रहे हैं पता है मुनीर, जितने आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए थे ना उनको वापस जिंदा कर रहे हैं, उनको अच्छा बनाना है, और उसके लिए 40 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान भी कर दिया। अरे तो क्या अभी मुनीर पाकिस्तान को चढ़ाएंगे? वहाँ की जो सरकार है ना वो कुछ भी नहीं है। और दूसरा कारण ये भी है कि ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की भूमि का उपयोग अमेरिका के लिए ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने मुनीर को दाले डाले, वो तो किया, और अब ये मुनीर भी तैयार हो गए कि हाँ ईरान पर हमला करेंगे ना तो पाकिस्तान की ज़मीन का उपयोग अमेरिका करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक ईरान के साथ भी एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। मुस्लिम पंथ में है ना शिया और सुन्नी गुट है, सुन्नी गुट भी है और शिया पंथ भी है, और जो कुछ राष्ट्र शियाओं के हैं मुस्लिम राष्ट्र और कुछ सुन्नियों के हैं। तो जो सुन्नी राष्ट्र है ना वे चाहते हैं कि ईरान किसी भी तरीके से ध्वस्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि है ना उनका वर्चस्व बढ़ता रहे। और ईरान के साथ है ना जो सुन्नी मुस्लिम राष्ट्र है अब वे खड़े नहीं हो रहे, वे उससे छिटक रहे हैं, और उनका एक ही लक्ष्य है कि ईरान है ना किसी भी तरीके से तबाह हो जाए। अब इसका भी क्या अर्थ निकालें, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त तो बताएगा, किंतु अभी जो स्थिति बनी हुई है ना वो बड़ी विकट है। बहुत है, ईरान है ना
2500 करोड़ रुपए रोज खाली अपने मिसाइलों के प्रोटेक्शन पर खर्च कर रहा है। भारी अर्थ का है ना, धन का व्यय हो रहा है और विश्व का विकास ही रुक गया है। अब तो तेल के भाव में इजाफा हो रहा है, शेयर बाजार गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है, बड़ी स्थिति विकट हो। और उसमें सबसे ज़्यादा खराब स्थिति तो मोदी जी की हुई। वे इजराइल के पक्ष में खड़े रहे, जबकि उनको खड़े नहीं होना था। ये हमारे विदेश नीति की असफलता के। उनको तो तटस्थ रहना था। उनको तो ये कहना था कि ईरान और इजराइल के बीच है ना, हम मध्यस्थता करेंगे, सबसे पहले युद्ध विराम कीजिए। ये उन्होंने किया नहीं और वह कर भी नहीं सकते, क्योंकि इस विश्व में CIA के एजेंटों की पहचान बहुत बड़ी मुश्किल है। CIA ने है ना अच्छे अच्छे राष्ट्राध्यक्षों को अपना एजेंट बना रखा। और मोदी जी का जहाँ तक सवाल है ना, वो तो 1970 में ही अमेरिका के हितों के लिए प्रतिबद्ध हो चुका। अब ये सारी स्थिति बनी हुई है। हमें ईरान ने है ना जल युद्ध में भी अपना कमाल दिखा दिया। जो उनका जंगी बेड़ा और जहाज थे ना, उनको खदेड़ दिया, उनको वापस आना होता। अब ये स्थिति विश्व के लिए बड़ी घातक हुई। चीन को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, रूस को फायदा हुआ और उत्तरी कोरिया को भी फायदा हुआ। सब अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। और अब जो यहाँ जो जिस आधार पर है ना ईरान पर हमला करने की घोषणा की गई थी ना, IAEA ने तो घोषणा कर दी कि ईरान है ना कोई परमाणु बम नहीं बना रहा था। अरे मामला बड़ा विचित्र हुआ है। और जो बूचर में है ना जो इजराइल ने और अमेरिका ने हमला किया ना, वो तो बहुत बड़ा गलत था। बूचर का जो संयंत्र है ना, वो तो वहाँ बिजली उत्पादक था, वहाँ पर कुछ बम बनाने जैसे ये ने कुछ था ही नहीं। इससे भी अमेरिका की बहुत किरकिरी हो। अब मामला बड़ा रोचक हो गया है। ये मामला है ना अभी लंबा खींचेगा। अब तो UNO को यदि सख्ती से है ना उसने कदम उठा लिए तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। आइए अब हम भारतीय राजनीति की बात करें। अब ये मोदी और अमित शाह है ना, इनका सारा षड्यंत्र नाकाम हो गए, इनकी सारी पोलें उजागर हो गई। अब तो है ना इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। और RSS भी है ना अब बड़े मूड में। अब भाजपा में त्यागपत्र दिए जा रहे हैं, त्यागपत्र की हो रहा है, सांसद भी बगावत कर रहे हैं, है ना। ये सब है ना मोदी के कारण और अमित शाह के कारण। और सारे झगड़े का केंद्र है ना अमित शाह है। वो गलत षड्यंत्र रचते हैं, वो बहुत ही गंदे काम करते। अब तो सुब्रमण्यम स्वामी ने है ना न्यायमूर्ति लगा के हत्या का आरोप भी अमित शाह पर लगा दिया। खत्म हो गया काम, अब तो होना ही है और ये हत्या होती है। तो ऐसे षड्यंत्रकारी चेहरे भारत के का संचालन कैसे करेंगे? क्यों करना चाहिए? उनको तो पद से तुरंत हटा देना चाहिए। मोदी को भी पद त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि मोदी के लिए अमित शाह ही सारे षड्यंत्र रचते हैं। और यहाँ पर अब RSS की स्थिति भी बड़ी विचित्र हो गई है। RSS है ना अब PM पद पर अपना व्यक्ति बिठाना चाहती है। बिठाए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर है ना जो मोदी गैंग है, गुजराती गैंग है, वो सत्ता और संगठन पर अपना एकाधिकार चाहती है। मामला अजीब ही विचित्र हो रहा है। ये जो भाजपा है ना अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रही, नहीं बना पा रही। अब यहाँ पर उसके लिए और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी जैसा नाम बहुत उचित है। और अब तो चर्चा आ रही है कि संजय जोशी यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते हैं ना तो उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। अब यहाँ पर अभी नाम आया है कि खुला है कि राजनाथ को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। अब इस पर सहमति होगी या नहीं क्या कह सकते हैं। अब संघ क्या कहता है और अन्य लोग क्या कहते हैं। अब तो है ना जो नाजी गैंग के चिट्ठीबाज मुख्यमंत्री है ना, उन पर भी संकट आ गया, वे भी हटाए जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, हटाए जाएंगे।
यहाँ पर बड़ी राजनीति चल रही है। और राहुल गांधी है ना, वो उनका आक्रामक रूप है कि इधर चुनाव आयोग संकट में फंस गया है, उलझता ही जा रहा है। किस प्रकार इन्होंने चुनाव में गड़बड़ियाँ की और भाजपा को जीत दिलाई, इसके भी सारे राज खुल रहे। अब तो है ना, पूर्व सीईओ और वर्तमान सीईओ ये भी बड़े धर्म संकट में। चलिए, अब ये तो बात हो गई राजनीति की। हम यहाँ बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी की। अरे देश के हालात को देखते हुए राष्ट्रपति जी धस्तात क्यों बनी हुई है? वो तो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है, ये जनता जानती है और हम भी जानते हैं और सब जानते हैं। तो उनके प्रति भी जनता में आक्रोश है। अब जनता उनसे त्यागपत्र मांग रहे हैं, उनको राष्ट्रपति मानने को तैयार ही नहीं, किंतु पद पे बैठे हैं, मजबूरी है। तो जो राष्ट्रपति मुर्मू है ना, अब उनको भी अपने अस्तित्व की रक्षा करना है, अपनी लोकप्रियता की रक्षा करना है, अपने कैरियर की रक्षा करना है, किंतु वो करने नहीं पा रही। हमने यहाँ पर जनता है ना, स्पष्ट सुझाव दे रही है राष्ट्रपति को, साफ साफ कह रही है कि सर्वप्रथम देश में आपातकाल घोषित कीजिए। नंबर 2, केंद्र और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। ये जरूरी है, आपको करना होगा। और जो केयर टेकर पीएम है ना, किसी भी सेना अध्यक्ष को बना दीजिए और सीजीआई को उनका सहयोगी बना दीजिए। यह राष्ट्रपति मुर्मू को तुरंत करना चाहिए, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। और आइए, अहमदाबाद प्लेन हादसे का है ना, सारे राज खुल गए, इतने राज खुल गए हैं कि हद से ज़्यादा। और ये सरकार है ना, दोषी हो गई है, सिद्ध हो गई है, ये खड़ी है अब। और दूसरी तरफ अब नीतीश नायडू भी है ना, मोदी के को समर्थन देने से इनकार कर रहे हैं, वे भी हटना बोली। और अभी एक जो अमित शाह ने जो नया नाटक किया है ना, कि लोकसभा की सीटें बढ़ाने का, नया परिसीमन करने का, जो सरकार अल्पमत है उसको कोई किसी प्रकार का निर्णय करने का अधिकार नहीं है। अब ये परिसीमन है ना, जो ये वर्तमान का जो परिसीमन है ना, ये रहेगा, लोकसभा की 800 सीटें नहीं होगी। ये भी ऐसा कर देना चाहिए और ऐसा होगा ही। और अब यहाँ पर एक और विकल्प है, एक विकल्प है इस देश के लिए कि गडकरी को है ना, देश का नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया, क्योंकि उनके समर्थन में 40 सांसद हैं। यदि वे 40 सांसद मोदी और गुजराती गैंग को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो तो वही खत्म हो जाएगी। ठीक है। और अब यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन ने भी है ना, स्पष्ट घोषणा कर दी है कि यदि गडकरी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो इंडिया गठबंधन भी उनको पूरा सहयोग देगा। बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर गडकरी जी है ना, जब उनको इंडिया गठबंधन का सहयोग मिलेगा, ये मिलेगा, तो वह है ना, ये किसी एक दलीय सरकार की वो नहीं करेंगे, वह है ना लोकप्रिय सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। उसमें सभी सहयोगी साथियों को महत्व दिया जाए। और सुब्रमण्यम स्वामी तो है ना, मोदी और अमित शाह को कब्र में दफन करने की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। अब यहाँ पर है ना, हम मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे। अरे मध्य प्रदेश की स्थिति भी बेहद खराब हो चुकी है। और अब तो यहाँ पर है ना, जो ये पर्चीबाज सीएम है ना, ये भी बड़े बेचैन हो गए, उनके खिलाफ भी बड़ी बड़ी रिपोर्टें आ रही। और अब निकट भविष्य में हो सकता है कि वसुंधरा राजे है ना, राजस्थान की मुख्यमंत्री बने। ये भी स्थिति आ रही है और यही होगी। और संजय जोशी जैसे ही महासचिव बने या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ना, तो ये मोदी, अमित शाह और इनकी पूरी गैंग है ना, तिहाड़ में नजर आएगी, सारे राज खुल जाएंगे। मामले बड़े रोचक हैं। और हम अब यहाँ पर एक बात और कर देते हैं कि हमारे देश में है ना, ये धर्म पालिका भी अपना चरित्र खो चुकी है और उसको भी अपना चरित्र सुधारना पड़ेगा। हमें इतने इतने कांड मिल रहे हैं कि हद से ज़्यादा जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये कथावाचक है ना, जो करोड़ों के मालिक बन गए, इन पर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इनकी चल अचल संपत्ति रास्तात करना चाहिए। एक ये प्रदीप मिश्रा है ना, चित्रगुप्त जी, यमराज, उन पर सब पर भी आरोप लगा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। अरे ये कथावाचक है क्या? और कैसे मालदार बने?
कैसे करोड़ों के मालिक हो गए, बड़े बड़े भूमियाँ कहाँ से आ गए, इसकी भी जांच होना चाहिए। सबसे पहले जितने भी कथावाचक है ना, सबकी चल अचल संपत्ति राजसात की जाना चाहिए। और अब आइए हम उज्जैन की भी जो 13 अखाड़े हैं ना, उनमें क्या क्या हो रहा है उनके भी राज खोलेंगे, उनके भी राज उजागर करेंगे। हमें सबके राज मिल गए हैं, हम किसी से डरते नहीं है, खुले रूप में वो करें। और उज्जैन में है ना एक यहाँ पर जो विशेष गैंग है ना, रंगदारी गैंग, कांड गैंग, ये गैंग, न जाने कितने कितने गैंग सक्रिय है। सब पे सारे इतिहास और उनके कार्य है ना, और कुकृत्यों का हमें संज्ञान हो चुका है। हमारे पास में साक्ष्य भी मिल रहे हैं। अब तो हमारे उज्जैन में यह हालत है कि राम है ना, राम का नाम लेने वाले वास्तव में क्या कहें, वे तो रावण से भी ज़्यादा अधिक घातक दुष्ट हैं। उनके चेहरे पर है ना राम का, समाज सेवा का मुखौटा लगा रहता है, और महाकाल का भी मुखौटा लगा लिया, क्षिप्रा का भी मुखौटा लगा दिया, और ये सब है ना एक घिनौने कुकृत्य करना है। अब तो बड़े विचित्र स्थिति होती जा रही है हमारे उज्जैन शहर की। अब यहाँ कितने कितने कांड होंगे, कितने कितने रहस्य होंगे, क्या क्या होगा, इसका भी हमें संज्ञान है। हमें सब मिलते जा रहा है। और यहाँ पर अब तो साधु संतों की भी खैर नहीं है, उनके खिलाफ भी बहुत प्रमाण मिल चुके हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर उज्जैन में है ना प्रदूषण चरम पर है, अतिक्रमण चरम पर है, और भी न जाने क्या क्या हो रहा है, सब यहाँ पर विचित्र बात हो। अब यहाँ पर अभी एक रोजाना नई नई घोषणा है। कल एक घोषणा की कि 8 करोड़ रुपए में जो विद्युत व्यवस्था है ना, पोल व्यवस्था नहीं की, अंडरग्राउंड व्यवस्था होगी। अरे जो करना है कर दो, आप तो कर दो। हम जानते हैं कि क्यों किस प्रकार की घोषणा हो रही है। चरक अस्पताल में क्या क्या नाटक हुए ये भी हमें पता है, और किसके लिए नाटक किए हैं ये भी हमें पता है। मामला अति रोचक है। अब यहाँ उज्जैन की स्थिति बाद में बात करेंगे। हम तो अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। तो सिंह 2028 होने वाला है ना, वो तो अंतर्राष्ट्रीय समारोह है, तो अंतर्राष्ट्रीय मेला है। तो इसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचारों के साथ उज्जैन की चर्चा करना भी जरूरी मानते हैं। हमारे आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।